सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन जो बात करेंगे श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम में जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपने पास है आज लंग्स, या अपन बात करें फेफड़े, या फिर अपन इसे फूफस जो अपन कहते हैं। तो यहां सुनिए, यह एक गुआवली फ्लू गोवा में मध्य पट से ऊपर वक्ष भाग में जो हमारी पसलियां होती है, रिब्स जिसे अपन कहते हैं, रिब्स या पसलियों से आवृत रहते हैं। क्योंकि इस भाग में जहां वक्ष भाग होता है, इस वक्ष भाग की अगर अपन बात करते हैं तो वक्ष भाग क्या होता है, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग जैसे लंग्स है और जिसे अपन हार्ट कहते हैं, हृदय, वो दोनों होते हैं। तो जो लंग्स जिसे अपन बात करें, जैसे हमारे शरीर में इसे ये वाले जैसे फेफड़े, ये वाले हिस्से में आ गए जैसे यहाँ से, इसी प्रकार इस हिस्से में जो फेफड़े आ रहे हैं, यहाँ बीच में जो हार्ट है वो हृदय रहता है। तो हृदय थोड़ा सा आगे जिसे अपन कहते हैं लेफ्ट की ओर होता है और दाएं भाग की ओर, दाएं भाग से कम होता है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य होता है। तो यहाँ से अपन जो डायफ्राम पढ़ते हैं, तो ये अपने मध्य कोशिका या मध्य पट होता है। तो इससे ठीक ऊपर वक्ष गुहा में पसलियों से सुरक्षित रहते हैं या आवृत रहते हैं, जिसकी अपन बात करते हैं। तो अब यहाँ फेफड़े की जो बात है, तो वहां स्थित होते हैं। फेफड़े में सबसे पहले अपन बात करें जैसे कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, इसके अलावा केशिकाएं, कैपिलर्स जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जिसे अपन कहते हैं कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की चीजें हैं जो वह किसमें होती है, हाँ, अपने लंग्स में पाई। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ ये चीजें इसमें होती है। अब यहाँ अपन बात करते हैं फेफड़े में। फेफड़े की जो बात है, फेफड़े में अपने जो दायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा वो थोड़ा क्या है, आकार में थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, आकार में चौड़ा होता है, लंबाई में बाएं फेफड़े से छोटा होता है। तथा ये तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित होता है। तीन भागों में विभाजित होता है। इसके अलावा भी कई खंडों में ये बटा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि बाएं फेफड़े से दाएं फेफड़ा क्या है, आकार में थोड़ा चौड़ा होता है और तीन भागों में विभाजित होता है। अपन बात करते हैं बायां फेफड़ा जो होता है वो क्या है, दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में विभाजित होता है। साथ में दो भागों में जो विभाजित होता है, और क्या है, ये थोड़ा लंबा होता है। इस चीज को अपन देखना है, लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं यहां से जो मेन चीज है कि जो दो भाग में होता है, इसके साथ साथ जो यहाँ अपन आगे जो बात करते हैं, जैसे अपन ने ब्रेंक्यूल पढ़ी थी, ब्रेंक्यूल या जिसे अपन श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका का जो सीमांत भाग होता है, सीमांत का मतलब है उसका जो अंतिम भाग है, उस सीमांत भाग पर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है विद्यार्थियों, कोशिकाएं पाई जाती है। और इन कोशिकाओं में जो कई प्रकार की महीन केशिकाएं होती है, केशिकाएं जिन्हें अपन कैपिलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलर्स कहते हैं। इन जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है, कोशिकाओं की जो संख्या कहा जाता है कि लगभग अगर अपन देखते हैं तो 30 मिलियन होती है।
कितनी होती है? 30 मिलियन होती है। 30 मिलियन के करीब इनकी संख्या होती है। साथ में जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े की जो अपन बात करें, फेफड़े होते हैं स्पंज ऊतक से बने होते हैं। इसको भी आप नोट करें, जिस ऊतक से, स्पंज ऊतक से बने होते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर अपन एक और देख रहे हैं, जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या होती है? सल्की उपकला, सल्की जो उपकला है उस ऊतक की बनी हुई क्या है? पंक्तियां पाई जाती है। इस चीज को आप नोट करा, पंक्तियां पाई जाती है। ठीक है, ये जो पंक्तियां पाई जाती है ये क्या करती है? जो कोशिकाओं में जो वायु होती है उस वायु प्रवाह का क्या करती है? नियंत्रण भी करती है। यानी जो अब आपको यहां से नोट करना है कि जो सल की पंक्तियां पाई जाती है वो किस ऊतक की बनी होती है? तो ये सल की उपकला ऊतक की बनी हुई पंक्तियां पाई जाती है, जिसे कोशिकाएं होती है। और आपको ये भी चीज नोट करना है कि कोशिकाओं का आकार अगर अपन देखते हैं तो एक कप के समान होता है। अपने जो कप होता है यानी आकार होता है कोशिकाओं का, कोशिकाओं का आकार शेप कैसा होता है? कप के समान होता है। ठीक है, कप के समान होता है। इस चीज को भी आप नोट करें। साथ में अगर अपन देखते हैं कि इन कोशिकाओं में जो अपन कहते हैं छोटी छोटी जो इकाइयों के अगर खंडन करते हैं तो इसमें जैसे धमनियां, शिराएं होती है। अब आपको पता है पुपस्य धमनी होती है, वह हार्ट से, जिसे अपन हृदय कहते हैं, हृदय से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। तथा जो पुपस्य शिरा होती है, जब अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे अगले सिस्टम में, तब अपन बात करेंगे कि जो पुपस्य जो धमनी होती है वो कौन सी होती है? पुपस। ठीक है, और शिरा कौन सी होती है? पुपस। तो जो ये तो लेकर जाती है शुद्ध रक्त यहां से, ठीक है, और ये लेकर आती है अशुद्ध रक्त। यानी अशुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें O2 की मात्रा नहीं होगा, कौन सी मात्रा हो? CO2 की। और यहां अपन बात करें तो ये कौन सी मात्रा होती है? O2 की। तो ये रक्त को लेकर आने का कार्य करती है। एक चीज और नोट करें कि उनकी संख्या जो होती है लगभग 30 मिलियन के करीब इनकी संख्याएं होती है। किसकी? हमारे लंग्स में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या कम से कम 30 मिलियन के करीब होती है। इसको भी आप नोट करें। इसके बाद अपन देखते हैं जो वायु जो संचरण है या श्वसन है, वायु संचरण होता है वो फेफड़ों में कैसे होता है? क्योंकि वायु के ऋणात्मक दाब या फिर अपन कहें आंशिक दाब, किसमें? कोशिकाओं में जो वायु संचरण होता है फेफड़ों में, जब ये वायु के ऋणात्मक दाब किसमें उत्पन्न होता है? कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। आंशिक दाब में अंतर के कारण जो वायु होती है वो फेफड़ों में आती व जाती है। इस चीज को भी आप नोट करें। यानी फेफड़ों में जो वायु है वह संचरण होता है, वो वायु की ऋणात्मक दाब या आंशिक दाब में अंतर के कारण वायु फेफड़ों में आती है और जाती रहती है। तो इसके साथ साथ भी अगर अपन देखते हैं जैसे मध्य पट होता है, मध्य पट की अपन बात करते हैं तो यहां मध्य पट होता है। मध्य पट की जो संकुंचन होता है, संकुंचन, संकुंचन होने पर क्या होगा? वायु फेफड़ों में आती है। क्योंकि संकुंचन होगा तो किसका आयतन बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा किसका? कोशिकाओं का। किसका आयतन बढ़ेगा? कोशिकाओं का। जब बाहरी जो वायुमंडल होता है, बाहरी वायुमंडल का जो दाब होता है वो होता है अधिक, और फेफड़ों का जो दाब होता है वो होता है कम। तो वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या करती है? गति करती है। तो जब फेफड़ों में संकुचन होगा तो आयतन किसका बढ़ेगा? कोशिकाओं का आयतन बढ़ेगा। कोशिकाओं का आयतन बढ़ेगा तो नासिका से, जिसे अपन कहते हैं नासिका से होती हुई जो वायु है, नासिका से होती हुई वायु है वो कहां पर आएगी? फेफड़ों में स्थित कोशिकाओं में आएगी। और कोशिकाओं में आती है तो वहां का वायुदाब कम होता है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद फेफड़ों में क्या होती है? शीतलन की अवस्था आती है। शीतलन
इसको शीतलिन का मतलब होता है फैलना। फैलना कौन फैलेगा? डायफार्म होगा, जिसे डायफार्म अपन कहते हैं। मध्यपट या श्वसन कोशिका, वो डायफार्म या मध्यपट होता है। जैसे ही वो फैलता है तो फेफड़ों में जो कुपिकाओं का आयतन हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जो आयतन होगा वो कम होगा तो बाहरी वायुमंडल का दाब तो क्या होता है? कम होता है, और अंदर का वायु दाब होता है वो अधिक होता है, जिससे फेफड़ों से होती हुई वायु फेफड़ों से जो नासिका के तहत वायु बाहर निकल जाती है। तो विद्यार्थी चीजों को आप नोट करें, साथ में आपको समझ में आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके साथ साथ अपन एक और चीज देखते हैं। ये चीजें अगर आपको जिससे समझ में कोई चीज नहीं आती हो तो आप जो अपने जिस में आप देखते हो वहां उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स होते हैं, उस कमेंट्स में आप लिख सकते हो, जिससे कि पता चले कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहां देखिए, जैसे अपन श्वसन को अगर दो भागों में पढ़ते हैं, श्वसन दो कैसे? एक तो होता है बाह्य श्वसन, ठीक है, और एक होता है आंतरिक श्वसन। तो इन चीजों को देखना, आंतरिक श्वसन समझने की कोशिश करना। बाह्य श्वसन तो जैसे वायु क्या करती है? वायु नासिका से होती हुई कहां तक आती है? फेफड़ों में, और फेफड़ों में जो केशिकाएं होती है केशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसे अपन बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। तो आंतरिक श्वसन में जैसे कोशिकाएं होगी, उन कोशिकाओं में जो कैपिलर्स पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है, इन केशिकाओं से वायु कहां तक जाती है? ऊतकों तक। कहां तक? ऊतकों में। ऊतकों में क्या होती है? कोशिका शरीर के प्रत्येक भाग तक जाती है, जहां कौन सी क्रिया होगी? श्वसन में अपन ने पढ़ा था, ऑक्सीकरण उपापचरण की क्रिया होगी। जब कोशिका में जो रक्त होता है वो वहां ग्लूकोज को क्या करता है? ले जाकर छोड़ देता है, तो वहां ग्लूकोज का दहन होगा, ऑक्सीजन होगा, उपापचरण होगा। इस प्रकार बाह्य श्वसन में वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है, और आंतरिक श्वसन में कोशिकाओं या केशिकाओं से होती हुई वायु शरीर के प्रत्येक कोशिका ऊतक तक पहुंचती है। इस प्रकार के श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन बाह्य श्वसन में भी, फिर बाह्य श्वसन को भी दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में कैसे? जैसे अपन पहली बात करते हैं निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब है जो वायु है वह नासिका से होती हुई कोशिकाओं तक जाएगी। ठीक है, कोशिकाओं यानी अंदर श्वास लेना। जब अपन श्वास लेते हैं, जैसे श्वास लेने तो वायु कहां जा रही है? अंदर फेफड़ों तक जा रही है। ठीक है, इसके बाद अपन श्वास को छोड़ते हैं। जब अपन श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े जैसे फूलते हैं, जैसे अपन की जो वक्ष भाग है वो बाहर की ओर निकलता है, तो इस प्रकार को अपन कहते हैं निःश्वसन। और जैसे ही अपन वायु को या श्वास को छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वसन। यानी फेफड़ों से वापिस जो वायु होती है या श्वास है वो फेफड़ों से कहाँ आती है? फेफड़ों से वापिस नासिका से होती हुई बाहर निकलती है, तो उसे अपन कहते हैं उच्छ्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। तो ये दो चीजें आप नोट करें। निःश्वसन का अर्थ है नासिका से होती हुई वायु फेफड़ों की कोशिकाओं तक जाना, और उच्छ्वसन का अर्थ है कोशिकाओं से वायु वापिस नासिका से बाहर निकलना। तो विद्यार्थियों, यहां अपन पढ़े थे श्वसन, रिस्पिरेशन सिस्टम। जो रिस्पिरेशन सिस्टम पढ़े हैं, इसमें आपको जहां तक अच्छा लगे उसके बाद में अच्छी बात है। तो इसके बाद अपने नया टॉपिक आएगा सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र अपन एक एक जो सिस्टम पढ़े, पहले जैसे पाचन पढ़ा अपन ने, दूसरा है रेस्पिरेशन सिस्टम, तो दूसरा जिसके बाद में है सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, वो भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आप जहां तक कोशिश करें कि अपने जो भी विद्यार्थी है, मिलने वाले कोई भी जो 10th क्लास साइंस में पढ़ते हैं, उन तक आप वीडियो पहुंचाए तो अच्छी बात है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आप जो पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।